हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल अभी तक नोन कितने एलिमेंट हमारे पास हैं, तो 115 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और ये 115 डिफरेंट एलिमेंट्स बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं और बहुत सारे कंपाउंड को अपन यहाँ पे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने कि they can form different compounds. All compounds are broadly categorized in 3 groups. First one is acid, second base and salts. तब देखिए अगर एसिड, बेसिस, सॉल्ट हमने कर लिया और हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स हमारे पास बहुत टाइप के इंडिकेटर्स हैं जिसको हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर लिया है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि डाई इंडिकेटर कैसा होता है। तो देखिए जैसा कि नाम इसका है डाई, तो डाई इज रिलेटेड टू कलर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि कलर्स यहाँ पे चेंज होंगे। जब भी अपन डाई इंडिकेटर यूज करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कलर चेंज होता है और कलर चेंज होने की वजह से क्या होता है, हम लोग को इंडिकेशन मिल जाता है कि ये एसिड है, बेस है, एसिड है या बेस है। तो देखिए मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हमारे पास डाई इंडिकेटर कैसे हैं, तो एक है हमारे पास लिटमस, दूसरा बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज और तीसरा बोलते हैं हम लोग फेनॉल फेनेप्थलीन। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन किस कलर में इंडिकेट करता है। तो पहले यहां तक कॉपी करें, फिर अपन देखते हैं कि सबके इंडिकेशंस कैसे हैं। तो देखिए हमारे पास डाई इंडिकेटर में सबसे पहले अपन देख रहे हैं लिटमस। तो लिटमस कैसा होता है, ये होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर इसलिए क्योंकि ये नेचुरल वे से प्रिपेयर किया जाता है। कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है, तो एक लिचेन नाम एक टाइप ऑफ प्लांट होता है, उससे ये नेचुरल इंडिकेटर बनाए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर मतलब कौन सा, लिटमस यहाँ पे बनाया जाता है। तो लिटमस जब बनाया जाता है तो ये 2 टाइप से बनाया जाता है। एक तो इसको पेपर फॉर्म में रखा जाता है या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में रखा जाता है। हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको पेपर या सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ब्लू लिटमस होता है, पेपर या सॉल्यूशन। दूसरा होता है रेड लिटमस, अगेन पेपर या सॉल्यूशन। अब देखिए ये कैसे इंडिकेट करते हैं, तो अगर हम लोग लिटमस पेपर पे या लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डाल देंगे तो ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड में, ठीक है। और बेसिस क्या करेंगे, तो रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। तो एक और बात आती है कि रेड लिटमस को एसिड क्या करेगा, तो रेड लिटमस को एसिड कुछ नहीं करेगा, रेड कलर का रेड कलर में ही रहेगा। और यहां पे अगर मैं देखूं कि ब्लू कलर को बेस क्या करेगा, तो कोई चेंज नहीं लाएगा। चेंज किस में लाएगा, तो ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है और रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है। ये एसिड और बेसिस के की यहाँ पे इंडिकेशन हम लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं दूसरा। अब अपन ने देख लिया लिटमस, देख लिया। अब अपन देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये कैसा होता है। तो देखो मिथाइल ऑरेंज एंड फेनाइल, क्या लिखा है अपने, फेनोप्थलीन, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आते हैं ये। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के भी इंडिकेशंस देखते हैं अपन कि कैसे कैसे होंगे। तो मिथाइल ऑरेंज जिसका कि नेचुरल कलर जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, तो ये क्या करेगा कि ये चेंज हो जाएगा, चेंज रेड इन एसिड सॉल्यूशन। जब एसिड सॉल्यूशन आप इसमें डालोगे तो ये रेड हो जाएगा। और चेंज टू पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाएगा। और यहां पे देखिए ये कैसा होगा, जब आप एसिड यहां पे डालोगे और ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप यहां पे बेस डालोगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि टर्मरिक भी जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर किसके लिए होता है कि एसिड के लिए ये कोई इंडिकेशन नहीं देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे बेस डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा रेड में, तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये बेसिक सॉल्यूशन था। एक और नेचुरल इंडिकेटर आता है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं दोनों। तो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट अगर आप लोगे जो कि रेड कलर का होता है, तो ये क्या होगा कि इट रिमेन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड में ये अगेन रेड ही रहेगा। और ग्रीन कलर का हो जाएगा जब आप इसमें बेस मिलाओगे, ठीक है। तो ये कुछ थे इंडिकेटर्स जो कि अपन डाई इंडिकेटर के अंदर पढ़ रहे थे। फिर अपन देखते हैं इसके आगे का। देखिए अभी जो नेक्स्ट टाइप का इंडिकेटर है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये कैसा होता है, तो जैसा अपन ने देखा था वहां पे डाई इंडिकेटर में वहां पे कलर के थ्रू इंडिकेट किया जाता था, यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये स्मेल के थ्रू इंडिकेट किया जाता है कि ये एसिड है या बेस है। तो देखिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लीजिएगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है। तो दो सब्सटेंस व्हिच स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी
इंडिकेटर्स। सबसे पहले अपन देख रहे हैं ऑनियन, कि देखिए ऑनियन का अपना एक स्मेल होता है जिसको अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको बेस में डाल दें तो क्या होगा, उसका स्मेल अपन नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, स्मेल गायब हो जाएगी। और एसिड में क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा उसके स्मेल में, जैसा था वैसे ही रहेगा। तो अपने को समझ में आ जाएगा कि अगर स्मेल बदल गया, स्मेल नहीं आ रही है, इसका मतलब ये बेस था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड अगर आपने डाल दिया तो क्या होगा, उसका स्मेल चेंज नहीं होगा। ठीक है। दूसरा अपन देख रहे हैं यह है वेनिला। वेनिला का भी अपना एक क्या होता है, रिकॉग्नाइजेबल स्मेल होता है। तो अगर यहाँ पे क्या करोगे कि बेस अगर अपन डाल देंगे वेनिला में तो क्या होगा, उसका स्मेल खत्म हो जाएगा, उसका स्मेल अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर एसिड डालते हैं तो स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे दो टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ लिया। पहला हमने देख लिया था कि डाई इंडिकेटर्स, जिसमें हम लोग को कलर चेंज करके इंडिकेट किया जाता है। डाई इंडिकेटर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो डाई इंडिकेटर में अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी, एक नेचुरल था, दो क्या थे, सिंथेटिक थे। सबके कलर चेंज होने से हम लोग को समझ में आ गया कि ये इंडिकेटर एसिड का है या बेस का है, उसको याद रखना है। दूसरा अपन ने देख लिया कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या होगा, तो अपने पास दो हैं, दोनों कैसे हैं, एक है ऑनियन, एक है वेनिला। ऑनियन का अपना रिकॉग्नाइजेबल स्मेल होता है, एसिड डाल दो तो कोई चेंज नहीं, बेस डाल दो चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या होगा, तो ऑनियन का स्मेल खत्म हो जाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपन। वेनिला में भी यही होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मेल हमेशा किसका चेंज होता है, क्या डालने से चेंज होता है, बेस डालने से चेंज होता है। और इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज इन एसिड। याद रहेगा, चेंज हमेशा किसमें होगा, बेस डालने से चेंज होगा। ठीक है। तो यहां तक अपन ने देख लिया, हम लोग इंडिकेटर खत्म किए। ओके, अब अपन देखने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में कैसे अपन बात करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो कॉमन इंडिकेटर्स हमने पढ़ा है ये हम लोग को बताता है कि ये या तो ये एसिड है या तो ये बेस है। लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक बेस है, इसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं देता है। ठीक है। ये अपने को पीएच स्केल पे मिलता है, लेकिन हम लोग को इंडिकेशन चाहिए। इंडिकेशन का मतलब है कि या तो कलर चेंज हो जाए या स्मेल आ जाए, तो हम लोग इंडिकेशन को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे पीएच पे हमने देखा यहाँ पे कि 0 to 14 होते हैं, तो हर एक 0 to 14 के लिए ये इंडिकेटर अलग अलग कलर इंडिकेट करेंगे। जैसे अगर आपका पीएच वैल्यू 0 है तो ये बताएगा डार्क रेड, 1 है तो रेड, 2 है अगेन रेड, 3 ऑरेंज रेड, अगेन ऑरेंज, ऑरेंज येलो एंड सो ऑन। देखो इसको याद कैसे रखते हैं अपन, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि 5-6 जोन में अपने को कलर मिल रहा है। कौन सा, तो रेड में भी अपने को कितने मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। कैसे, डार्क रेड, रेड एंड अगेन रेड। ऑरेंज में अपने को क्या मिल रहा है, 3 ऑरेंज मिल रहा है, ऑरेंज रेड, ऑरेंज एंड ऑरेंज येलो, फेड हो रहा है ये। नेक्स्ट देखा अपन ने कि ग्रीन में भी अपने को 3 ग्रीन मिल रहा है। कौन कौन सा, तो अपने को मिल रहा है ग्रीन येलो, ग्रीन ब्लू एंड बीच में हम लोग को मिला ग्रीन। ब्लू में अपने को 2 चीजें मिली, ब्लू एंड नेवी ब्लू। पर्पल में अपने को मिला पर्पल एंड डार्क पर्पल, एंड देन लास्ट पार्ट इज वायलेट एंड वायलेट, एंड यहाँ पे भी अपने को फोर्थ में भी वायलेट ही मिलता है। ठीक है। तो देखो अगर कॉमनली हम लोग को बोला जाए कि क्या मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है। ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने एक सब्सटेंस लिया हमने और उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर मिला दिया और हम लोग को ग्रीन कलर मिल रहा है, तो अपन क्या समझेंगे कि ये न्यूट्रल है। ठीक है। तो अगर बोलता है कि प्योर वाटर यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ क्या इंडिकेट करने वाला है, तो आप बोलोगे कि ग्रीन। ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसको याद रख लीजिए, ये काम आने वाली चीज है। कि एसिड के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए एसिड के बारे में कुछ जनरल बातें अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। ठीक है। सो एक खट्टा सा एक टेस्ट होता है। और हमने देखा है कि इंडिकेटर में भी देखा है कि ये क्या करता है, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है कि एसिड प्रेजेंट इन एनिमल ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने कि एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। सारे मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा है, तो ये कार्बोनिक एसिड है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हमने इसको लिखा है। और उसके बाद का पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ओके। तो यहां तक कॉपी करें, ये इसकी जनरल बातें हैं, फिर देखते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज।
चलिए अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में अपन दो बातें तो पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सॉर टेस्ट होता है, खट्टा सा टेस्ट होता है। दूसरा अपन देखेंगे कि टर्न ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये भी बात हमने देख लिया है इंडिकेटर वाले पार्ट में। अब देखिए तीसरी बात अपने को क्या देखनी है कि ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए इसको अपन क्या यूज कर सकते हैं, अपन इसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म H2 गैस। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि मेटल को लेंगे और एसिड के साथ उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। जो भी अपन यहाँ पे मेटल ले रहे थे उसी का ये सॉल्ट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। इस पे आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है कि आपने जिंक लिया था, उसी का मैं यहाँ पे केवल रिएक्शन बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, उस पर ट्रीट करेंगे H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम लोग को एक सॉल्ट मिलेगा ZnSO4 और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो आपने देखा वहां पे एक्सपेरिमेंट में देखिएगा कि कैसे हम लोग को पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो देखेंगे हम लोग कि वहां पे अगर हम लोग फायर ले जाएंगे तो वहां पे वो जलने लगेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ही बर्न होता है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लिया है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म CO2। ये देखिए कैसे होगा कि मेटल कार्बोनेट को अपन क्या करेंगे, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, अपने को देगा जिसका मेटल हमने लिया था उसी का सॉल्ट मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा, फिर अपने को वाटर मिलेगा। लास्ट टाइम अपने को सॉल्ट मिला था और हाइड्रोजन मिला था, इस बार अपने को सॉल्ट मिलेगा, कार्बोनेट का मिलेगा, जगह पे यहाँ पे क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिया है, उसको भी आपने एसिड के साथ ट्रीट किया, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा एंड अगेन वाटर मिलेगा। इसके एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि एग्जांपल कैसा रहेगा। हमने लिया है यहाँ पे CaOH2 प्लस CO2, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, CaCO3 सॉलिड पार्ट। अच्छा, CaOH2 जो है वो क्या होता है, तो वो होता है लाइम वाटर, और लाइम वाटर मतलब कैसा रहेगा, ये व्हाइट कलर का रहेगा। तो यहाँ पे लाइम वाटर जो है वो हो जाएगा मिल्की, ठीक है, और यहाँ पे अपने को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया, प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया कि वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होगा, और साथ में मिलेगा हम लोग को H2O। दूसरा अपन ले रहे हैं यहाँ पे कि व्हाइट PPT दैट इज CaCO3, जो कि हम लोग को वहां पे मिला था। अगर अपन उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करें, वाटर के साथ भी, तो अपने को क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका नाम ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Ca ब्रैकेट में HCO3 2, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट था, इनसॉल्युबल था वाटर में। जब आपने इसको रिएक्शंस करवाए, फिर आपने देखा कि ये सॉल्युबल हो गया वाटर में। सिक्स्थ अपनी प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ और ये क्या बनाता है, और ये सॉल्ट बनाता है। इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन भी। तो यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिए, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अब एसिड की प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहेगी और ना ही बेस का प्रॉपर्टी रहेगा। तो एसिड की भी प्रॉपर्टी चली गई, बेस की भी प्रॉपर्टी चली गई, तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि ये न्यूट्रलाइज हो गया। और एसिड प्लस बेस हम लोग को क्या देने वाला है, सॉल्ट देने वाला है प्लस वाटर देने वाला है। एक हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि NaOH प्लस HCl अगर लोगे, NaOH बेस होता है, HCl एसिड होता है। अगर आपने लिया तो यहाँ पे आपको मिलेगा NaCl सॉल्ट मिलेगा, किसका, तो सोडियम का सॉल्ट, जिसको अपन यहाँ पे NaCl को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, और साथ में हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इतना कॉपी करें, फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए ये मेटल ऑक्साइड से कैसा करेगा कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये हम लोग को देगा सॉल्ट प्लस वाटर। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं अपन कि मेटल ऑक्साइड का CuO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ये हम लोग को देगा CuCl2 प्लस H2। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि कलर भी चेंज हो रहा है, ब्लैक कलर से ये क्या हो जा रहा है। तो क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि देखो हमने एक मेटल ऑक्साइड लिया है, उसमें हमने एक एसिड मिलाया और उसका कलर ब्लैक से ब्लू ग्रीन हो गया, तो बताओ हमने वहां पे कौन सा मेटल ऑक्साइड लिया था। तो उसका आंसर होगा कि कॉपर ऑक्साइड आपने लिया था, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट हमने क्या लिखा है कि एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं 8th प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है कि एसिड हैव कोरोसिव नेचर। ठीक, अब देखिए ये कोरोसिव नेचर में कैसे अपन देखेंगे कि एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे क्या होता है, अपन बोलते हैं कि कोरोजन हो गया। कोरोजन मतलब क्या होता है, डिटोरिएशन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, डिटोरिएशन ऑफ मेटल होगा। इसीलिए अपन सजेस्ट वहां पे क्या आता है कि एसिड को कभी भी मेटल एक्टिव मेटल्स में नहीं रखने के लिए, जैसे आप आयरन में भी नहीं रख सकते हो, कॉपर में नहीं रख सकते हो, टीन में नहीं रख सकते हो, स्टेनलेस स्टील में रख सकते हो। आप यहाँ इसको फिर रख कहाँ पे सकते हो, तो आप इसको रख सकते हो ग्लास में रख सकते हो। ठीक है, शीशे मतलब शीशा में, ग्लास में आप रख सकते हो। और तो इन चीजों से ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन मेटल से ये रिएक्ट कर सकता है, इसलिए अपन मेटल में इसको नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एसिड की। कॉपी करें यहां तक, फिर अपन आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए कि एसिड का एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है। जितने भी एसिड होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो क्या है वो कॉमन प्रॉपर्टी, कि वो H+ आयन बनाते हैं। ठीक है, तो अपन ने एसिड को कैसे बोला कि एन एसिड इज ए सब्सटेंस, मतलब होता है टूटना, डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो बना है वो H+ एक्वस आयन अपन लिखते हैं। वहां पे H+ एक्वस लिखने का मतलब होता है कि अपन वो क्या होता है कि H+ वाटर के साथ मिक्स्ड रहेगा। तो एक तो या तो आप लिख दीजिए कि H+ एक्वस आयन लिखो, या फिर क्या करो कि H+ वाटर के साथ तो मिलेगा ही, क्योंकि वाटर देने से ही ये डिसोसिएट हुआ था। तो वो क्या करेगा, H+ अकेले वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्या होता है, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है H3O+। ओके, ये हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वहां पे H+ आयन लिख देते हैं। H+ आयन एक्चुअली वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्या होता है, तो H+ आयन वहां पे वाटर के साथ जाके अटैच होता है, और वाटर के साथ अटैच होकर ये क्या बनाता है, तो H3O+ आयन बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दिखाया गया है कि HCl देखो यहाँ पे हमारे पास एसिड है, और ये क्या हुआ, ये ब्रेक होगा वाटर के प्रेजेंस में। ब्रेक होना मतलब डिसोसिएट होना, और ये डिसोसिएट होके क्या किया, हाइड्रोजन आयन बनाया और क्लोराइड आयन बनाया है। वाटर के साथ जाके मिक्स होगा और ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर हमने लिख दिया H+ एक्वस, इसका मतलब ही होता है कि हाइड्रोनियम आयन। तो हम लोग को हर जगह लिखना है कि H+ एक्वस, हाइड्रोनियम आयन वहां पे लिखो H3O+। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि देखो जितने, जैसे हमने लिया HCl क्या करता है, तो H+ एक्वस का मतलब समझ में आ गया है कि H3O+ प्लस क्लोरीन। दूसरा हमने ले लिया H2SO4 एक्वस लिया कि वाटर आपने मिक्स किया, इसलिए वाटर मिक्स किया तो आपको क्या मिला, H+ एक्वस मिला, प्लस SO4 2- मिला है। तीसरा आपने लिया है HNO3, ये आपको क्या दे रहा है, H+ एक्वस फॉर्म में और NO3 एक्वस फॉर्म में। तीसरा आपने लिया है CH3COOH, ये अपने को क्या दिया है, CH3OO एक्वस फॉर्म में, H+ आयन, सब जगह आपको H+ आयन मिला ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या देखा है यहाँ पे कि देखिए इतना सिंपली अपन नहीं बोल सकते कि अगर हाइड्रोजन है तो अपने को ये H+ आयन देगा ही। तो आपके लिए हमने वहां पे लिख दिया कि ग्लूकोज ये क्या करते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर देने पे ये टूटते ही नहीं है। अगर ये टूटेंगे नहीं तो H+ आयन तो ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे नोट में एक बात लिखनी है, यहां तक देख के हम लोग को समझ में आ गया कि H+ आयन बना तभी अपन बोलते हैं कि एसिड है। तो H+ आयन अगर नहीं बना तो क्या होगा, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा। और H+ आयन कब नहीं बनेगा, जब या तो वो एसिड ना हो, और दूसरा या तो आप उसको वाटर में ना मिलाएं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि नोट में कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो एन एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, तो कॉपी करें यहां तक, फिर अपन देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ओके, अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे या वीक एसिड अपन कैसे समझते हैं कि अगर ये डिसोसिएट होके बहुत ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड।
और अगर डिसोसिएट होके बहुत कम H+ आयन प्रोड्यूस करे तो इसको अपन बोलते हैं वीक एसिड। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कि एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने देखा एग्जांपल HCl का, HCl क्या करता है तो H+ आयन एंड Cl- आयन प्रोड्यूस करता है। H+ आयन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, मतलब पूरा का पूरा टूट जाता है ये HCl पूरा का पूरा। अगर ये डिसोसिएट हो जाए, मतलब अगर ये क्लोज टू 95% और अबव अगर ये इसका डिसोसिएशन हो जाए तो अपन क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वहां पे क्या होगा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा H+ आयन बनेंगे। कौन कौन से ऐसे एसिड हैं, कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो कि H2SO4 एंड HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। अब अपन देखते हैं कि वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड अपन समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला है कि एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। पार्शियली आयनाइज्ड मतलब पूरा का पूरा आयनाइज ना हो, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो ही ना, मतलब पूरा का पूरा टूट के हम लोग को H+ आयन ना मिले। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कितना होता है 30 to 40%। तो 30 to 40% अगर होगा तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी लगभग वैसे ही होगा। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है लो होता है। और देखो तो हमने यहाँ पे लिखा क्या है कि एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। और देखो जब भी वीक एसिड क्या होते हैं ये यहाँ पे बनाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब आयन बनेंगे और उसके बाद फिर आयन धीरे धीरे जुड़ने भी लग जाएगा और फिर से ये क्या हो जाएगा एसिड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा लिया है एसिड, तो हमने यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड। अब देखो ये COOH कार्बन में आपने पढ़ा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में COOH कौन सा ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन, क्या नाम होना चाहिए इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो। तो कॉमन नेम उसका क्या होता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड टूट के क्या बनाएगा एसिटेट तो हाइड्रोजन आयन वहां पे देगा ही। तो हमने यहाँ पे देख लिया एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड का डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड कैसे होते हैं, बेसिस। तो देखिए बेसिस की अपन कुछ जनरल बातें अपन पॉइंट वाइज करके यहाँ पे रखा है हमने, इसको एक एक करके अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया है कि बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंस टेस्ट, ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, अब अगर आपको लिखना है आप यहाँ पे कॉपी कर ले इसको, कि बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैज अ बिटर टेस्ट। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। थर्ड पॉइंट हमने रखा है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस को अपन क्या बोलते हैं अल्कली। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि बेसिस इज अ कंपाउंड व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस दैट इज OH माइनस इन सॉल्यूशन। जैसे अपन ने एसिड में देखा था कि एसिड क्या होते हैं वाटर के साथ डिसोसिएट होते हैं, वाटर के मिलने के कारण वो डिसोसिएट होते हैं और डिसोसिएट होके क्या बनाते हैं H+ आयन बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा बेसिस जो है वो डिसोसिएट होके OH माइनस आयन बनाएंगे, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि NaOH जो कि बेस है, वाटर के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, हम लोग को मिल रहा है Na+ आयन एंड OH माइनस आयन, ठीक है। OH माइनस आयन को अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। और हमने यहाँ पे बेस रखा है, बेस बोलो या अल्कली बोलो, समझ में आपको आ गई है कि अल्कली क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस देखिए कैसा होता है, जैसा अपन ने समझा था स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं कि जब वो वाटर के साथ डिसोसिएट होते हैं तो वहां पे क्या होता है एसिड की बात मैं कर रहा हूं कि वो वाटर के साथ डिसोसिएट होके क्या करते हैं H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन देते हैं और वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, पूरा का पूरा टूट जाते थे और टूट के क्या बनाते थे H+ आयन बनाते थे। बेसिस में अपन क्या देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो भी क्या होता है कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और कंप्लीटली डिसोसिएट होके OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बहुत ज्यादा बनाते हैं। वीक क्या करते हैं, वीक कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होके वो क्या बनाते हैं OH माइनस बनाते हैं जो कि लेस अमाउंट में होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमने देख लिया पूरा बेसिस के बारे में। अब अपन देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। तो देखिए प्रॉपर्टीज का सबसे पहला पॉइंट है
कि ये बीटर टेस्ट होता है, जो कि हमने वहां पे लिख रखा था। दूसरी बात हम लोग को पता है कि लिटमस के साथ वो क्या करता है, तो लिटमस के साथ वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तीसरी बात जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं वो होता है सोपी टच। जब आप साबुन को छूते हो तो ये सोपी टच एक आपको समझ में आती है, वैसे टच होता है किसका, बेसिस का। फोर्थ पॉइंट कैसा है कि ये है कि जैसे आपने देखा था कि एसिड कंडक्ट करते हैं, वैसे बेसिस भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में अपन ने क्या रखा है यहाँ पे कि बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म H2 गैस। देखो अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि एसिड भी क्या करते थे, रिएक्ट होते थे मेटल के साथ, और हम लोग को क्या मिलता था वहां पे भी हम लोग को मिलता था H2+ मिलता था, हाइड्रोजन गैस, और वहां पे एक सॉल्ट मिलता था। यहाँ पे भी ये सॉल्ट वगैरह मिल रहा है। तो क्या हुआ, बेसेज भी क्या करते हैं, मेटल के साथ, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हम लोग को सॉल्ट देते हैं और H2 गैस लेते हैं। क्योंकि कुछ लेते हैं तो अपन यहाँ पे एक बात लिख देते हैं कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड H2 गैस। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी अपन ने देखा। ओके, अब अपन देख रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी तो अपन ने देख लिया। 6th प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कि बेसेज रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसेज रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ और ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ये पुराना है, जैसे अपन ने देखा था एसिड में, एसिड रिएक्ट करते हैं बेस से और ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, जिसको अपन ने न्यूट्रलाइजेशन बोला था। आप यहाँ पे लिख लो कि इसको, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक एसिड और एक बेस। तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, NaOH प्लस H2SO4 एक्वस फॉर्म में अपन ने लिया है, तो अपने को क्या मिलेगा, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, वाटर मिल गया और ये सॉल्ट मिल गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है कि बेसेज रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए बेसेज क्या करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फिर से देंगे। कैसा होगा, तो नॉन मेटल प्लस बेस। तो नॉन मेटल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, तो नॉन मेटल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड, लिख दीजिए यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड अपन ले रहे हैं यहाँ पे CO2, और बेस कौन सा ले रहे हैं, तो CaOH2 ले रहे हैं अपन। ये अपने को क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट देगा प्लस H2O वाटर देगा। तो ये इसका एक एग्जांपल था। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने बेस के बारे में यहाँ पे समझ लिया, एसिड देख लिया, यहाँ तक कॉपी करें, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो, तो अपन देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन, और अपन देखने वाले हैं pH स्केल। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने कि H2O that is water is slightly ionized and hydroxide ion। दूसरी बात लिखा है कि इन प्योर वाटर, देखिए प्योर वाटर क्या होता है, उसका pH होता है 7, मतलब न्यूट्रल होता है वो। तो न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे H+ आयन नहीं होगा और OH आयन नहीं होगा। इसका मतलब बस ये होता है कि जितना H+ होता है उतना ही OH- होता है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे क्या होता है, सेम होता है। तो आप वहां पे लिख सकते हो कि इन प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- इज सेम। ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि इन 1909 सॉल्वेशन डिराइव अ स्केल, कौन सा स्केल, दैट इज pH स्केल, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेस सॉल्यूशन be represented by making use of on it। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से क्या हुआ, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का अगर इन्वर्स कर लेंगे तो हम लोग को वहां पे एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड pH वैल्यू। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में इसी चीज को लिखा है कि द pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। ठीक है, तो ये है आपका pH स्केल, जिसपे 0 से लेकर 14 तक मार्किंग की होगी। 7 पे आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। आप उधर जाओगे, उधर मतलब हो गया राइट साइड में। तो राइट साइड जैसे आप स्टार्ट करते हो कॉपी, तो उधर से आप करोगे तो सबसे पहले स्ट्रांग, जैसे जैसे 7 के पास आएंगे वीक, फिर 7 से आप उधर जाओ, वीक से फिर से स्ट्रांग हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका pH वैल्यू हो गई। कहां से कहां तक आपको वीक एसिड मिलेगा देख लो, तो 3.5 से लेके 7, मतलब बीच में 3.5 से लेके 7, और यहाँ पे कितना रहेगा 7 से 10.5 तक क्या रहेगा, वीक रहेगा, एंड ऑनवर्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और इधर भी ऑनवर्ड क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहां तक कॉपी करें। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कॉमन सॉल्ट। देखिए कॉमन सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि लेबोरेटरी मेथड उसको प्रिपेयर करने का क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी मेथड वो होता है जिसमें कि आप लैब में बनाते हो, लार्ज स्केल पे नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है। तो लैब मेथड में हमने क्या देखा है कि NaOH अगर आप लें और साथ में आप HCl को ट्रीट करवा दीजिए तो आपको मिल जाएगा NaCl एक्वस फॉर्म में, और साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, और उस एक्वस फॉर्म को आप हीट कर दो तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। अब है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, तब आपको ये सस्ता नहीं पड़ेगा, है ना। जब हम लैब में बनाते हैं तब हम सस्ता महंगा की बात नहीं करते, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि आप कोई भी चीज क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो उसको सेल करने के बाद। तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो है ना, वो उसमें सबसे बड़ा जो काम रहेगा वो रहेगा कि कॉमन सॉल्ट हम सी वाटर से ले लेंगे, या फिर अंडरग्राउंड सॉल्ट हम लोग ले लेंगे। तो हमने लिख रखा है कि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और दूसरा है कि अंडरग्राउंड सॉल्ट जो कि ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू इंप्योरिटी अगर रहेंगे तब ब्राउन कलर का होगा, मेनली मिट्टी रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजेज क्या है। तो देखिए फर्स्ट यूज जो है वो है कि यूज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है कॉस्टिक सोडा, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट जो कि है वॉशिंग सोडा, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ये सब हम लोग देखेंगे वहां पे आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीजों के बारे में कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, एंड कुछ और केमिकल है जैसा है HCl, जैसे है कि आपका हाइड्रोजन, उसके बाद है क्लोरीन, सोडियम मेटल एक्सेट्रा। सेकेंड जो इसका यूज है कि कुकिंग पर्पस के लिए, जानते हो आपकी कॉमन सॉल्ट है तो इसको खाने में यूज किया जाता है। थर्ड जो है वो है यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल, और फिश एंड मीट को भी प्रिजर्व किया जाता है इसमें। फोर्थ जो है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी ये चीज का दिखाई देगा आपको कि हम वहां पे भी NaCl यूज करते हैं। फिफ्थ है कि आइस को मेल्ट करवाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसके कॉमन यूजेज हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पे इसको लिस्ट करके आपको दिखा दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या केमिकल बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि NaCl को अगर आप वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए, उसके बाद आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लीजिए, और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद आपके पास रिएक्शन ये होगा कि ट्वाइस ऑफ NaCl, ये हमने लिया है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है NaCl का, उसमें हमने क्या कर दिया था, वाटर मिला दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करवा दिया, और हम लोग को मिल रहा है ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्लोरीन गैस भी यहाँ पे मिलती है, NaOH मिलेगा, NaOH मतलब हो गया कॉस्टिक सोडा, और यहाँ पे क्या मिल गया साथ में हमको H2 गैस मिल गया है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होगा ये एनोड पे क्या क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो देखो एनोड पे जो है ना वो Cl2 गैस यहाँ पे एनोड पे मिलेगा। एनोड आपको पता है ना क्या होता है, हाँ रॉड, कौन सा रॉड, पॉजिटिव, और कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया आपके पास H2 गैस, बाकी चीजें। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम एक है, उसको याद रख लीजिएगा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमने बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज क्या है। तो पहला यूज है कि मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट में यहाँ पे यूज किया जाता है। दूसरा है कि मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर में भी यूज किया जाता है। अगला है कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड फिफ्थ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन डीग्रीजिंग मेटल में अगर ग्रीज लग गया है ना तो वहां पे भी आप इसको डिग्रीज कर सकते हो, मतलब साफ कर सकते हो, या फिर ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है, और डाइज या ब्लीच बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ क्या है, यूजेज हैं। अब आगे देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे कि क्लोरीन भी आपको मिलता है, तो क्लोरीन का क्या यूज है, क्लोरीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये प्रोसेस यूज किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यूजेज ऑफ क्लोरीन क्या है। तो सबसे पहला है स्टीरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को ना जो जर्म्स फ्री करने के लिए जो यूज किया जाता है वो क्लोरीन ही यूज किया जाता है। एंड वाटर इन स्विमिंग पूल में भी जो जर्म्स किलर जो यूज किया जाता है वो यही होता है, क्लोरीन होता है। आपने देखा होगा ना कि जब आप नहा के निकलते हो स्विमिंग पूल से तो क्या होता है, आपके स्किन पे एक ड्राइनेस सा लगता है, नमक जैसा लगता है, तो ये क्लोरीन होता है बेसिकली।
अगला है कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज किया जाता है वहां पे, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी जो प्रोडक्शन है वो इसी से किया जाता है। अगला है कि प्रोडक्शन ऑफ HCl, उसके बाद है पीवीसी पाइप्स, आपको पता होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी यूज किया जाता है, या फिर क्लोरोफॉर्म, याद है ना क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिसको रुमाल पे लगा के ऐसे लगा देते हैं तो क्या होता है, बेहोश हो जाता है, पिक्चर में देखा होगा आपने। क्लोरोफॉर्म भी इसी से बनाया जाता है, क्लोरीन से भी। अगला है हमारे पास केमिकल की वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनता है इसको भी समझो। तो देखो सबसे पहले तो है कि वॉशिंग सोडा जो हम लोग यूज करते हैं वो है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग एक्चुअली वाटर रखते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है उसको, यहां लिखा है मैंने ये चीज। तो सबसे पहले कि सोडियम कार्बोनेट वहां पे यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं सोडा एस। तो सोडा एस के साथ अगर आप 10 मोल वाटर आप मिला दो, आप ऐसे पानी से नहीं, मतलब जग से नहीं मिला सकते, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टल मतलब ये ऑलरेडी उसके साथ होता है मॉइस्चर के फॉर्म में। तो ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, कौन सा, Na2CO3.10H2O। अगर 10H2O नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो होगा सोडा एस, वो वॉशिंग सोडा नहीं होता है। ठीक, तो आपने 10 मोल यहां पे क्या रख लिया है, साथ में वाटर रख लिया है, तो ये बन गया वॉशिंग सोडा। अब हम देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो देखो हमने ले लिया यहाँ पे NaCl, ठीक है, हमने कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन लिया है बेसिकली। और उसके बाद क्या हो गया, तो NH3 आपने मिला दिया, उसके बाद H2O मिलाया है, CO2 मिलाया है। इस तरीके से मिलाने के बाद रिएक्शन जो होगा उससे आपको मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। NaHCO3 जो होता है ना वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होता है, ये बाहर निकाल सकते हैं हम इसको। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकाल लिया। प्रेसिपिटेट समझ में आता है ना, जो इनसॉल्युबल है उस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, छान के अलग कर सकते हो। फिर आप जब छान के अलग कर लिए NaHCO3 को, तो उसको आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा सोडा एस, साथ में CO2 और उसके बाद फिर वाटर। सोडा एस तो मिल गया, अब आपको क्या करना है, वाटर मिलाना है। तो वाटर आपने मिला दिया तो क्या बन गया, Na2CO3.10H2O। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, डेका मतलब होता है 10, डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट क्यों, क्योंकि वाटर है। तो आप बोल रहे हो कि डेका हाइड्रेट, डेका मतलब हो गया 10, समझ में आ रहा है ये सब चीजें। तो ये नेम है, नेम भी ध्यान रखना है आपको कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3.10H2O। नाम क्या है इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अच्छा, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गया कि ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये चीज। अच्छा, वॉशिंग सोडा जो आपने देखा होगा व्हाइट कलर का या ब्लू कलर का, वो क्या है, तो उसमें कलर्स मिक्स होते हैं, ठीक है, कलर्स मिक्स होते हैं, कुछ और चीजें स्मेल के लिए कुछ चीजें मिक्स की जाती हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। बट अगर हम बात करें कि वॉशिंग सोडा का जो प्योर फॉर्म है वो कैसा होता है, तो क्रिस्टलाइन होता है। सेकेंड है कि ये अल्कली होता है। अल्कली मतलब समझ में आ रहा है कि वाटर सॉल्युबल बेसेज। तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और इसकी डिटर्जेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, क्लींसिंग एक्शन ये करता है। वो चीज हम लोग यूजेज में देख रहे हैं, यहाँ पे यूजेज है। तो यूजेज में देखिए क्या है, सबसे पहले है कि क्लीनिंग, क्लॉथ को क्लीन करने में यूज किया जाता है। उसके बाद है रिमूव परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव किया जाता है। देखो वाटर में ना दो टाइप के हार्डनेस होते हैं, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस को अगर आपको हटाना है तो आपको वॉशिंग सोडा यूज करना पड़ेगा। अगला है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है और बोरेक्स के लिए भी यूज किया जाता है। अगला है हमारे पास कि बेकिंग सोडा भी कैसे बनता है, तो उसके लिए भी हमको इंग्रेडिएंट के फॉर्म में NaCl लेना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं। चलो, आप कॉपी करते चल रहे हो ना, नोट्स बनते चल रहा है ना, बहुत अच्छा। बेकिंग सोडा हमारे पास है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा है हमने, कहा गया ये। और यहाँ पे है प्रोडक्शन कैसे होगा, तो NaCl ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, CO2 ले लीजिए और H2O। याद है पहला उसका जो हम लोग वॉशिंग सोडा बनाए थे उसका पहला स्टेप यही तो था। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, NaHCO3 मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, और साथ में मिलता है NH4Cl। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है, जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब भी होता है कि बहुत कम डिजॉल्व होना। दूसरा है कि माइल्ड बेस है, बेस तो है लेकिन हल्का बेस है। थर्ड जो है कि अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे, मतलब हीट करा दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। याद है सोडा एस आपने बनाया था, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में अभी आ गया कि अगर आप इसको हीट करोगे बेकिंग सोडा को, तो क्या मिल जाएगा, सोडा एस मिलेगा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। फर्दर सोडियम कार्बोनेट को अगर आप वाटर के साथ मिला दोगे 10 मोल, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। खैर, अब हम लोग देख रहे हैं कि यूजेज क्या है। तो बेकिंग सोडा का यूज तो आपको पता होगा क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि यूज्ड एज एन एंटा एसिड।
मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टोमक। तो देखो ये आपने पता है कि आपको पता है सोडा पीने से आपकी एसिडिटी जो है वो कुछ देर तक कंट्रोल हो जाती है। कैसे? तो यही क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये स्लाइटली बेसिक है और पेट में जो एसिड है वो क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सेकेंड है कि इसको बेकिंग पाउडर को यूज किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टर्टरिक एसिड। When baking powder mixed with water, the sodium hydrogen carbonate react with tartaric acid to evolve CO2 gas. अब क्या होगा यहाँ पे कि आपने ले लिया है NaHCO3, उसको आप क्या कर रहे हो कि माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो। अब माइल्ड एसिड से क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। तो यहीं पे कहीं पे लिख देते हैं इस बात को कि ये कहाँ से आया है H+, हम बोलेंगे माइल्ड एसिड से, फ्रॉम माइल्ड एसिड जो हमने यहाँ पे लिया था टार्टरिक एसिड। तो उससे क्या आ गया, H+ आ गया, और H+ देखो कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे दे देगा हम लोग को Na+ प्लस CO2 प्लस H2O। उसके बाद हमने लिखा है कि इफ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग केक इट बिकम्स बिटर टेस्ट। अब देखो डायरेक्ट जो आपने लिखा था कि बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। बेकिंग सोडा क्या है, तो NaHCO3 है, लेकिन उसको अगर आप यूज करोगे डायरेक्ट केक बनाने में ना, तो क्या होगा कि आपका केक जो है वो बिटर टेस्ट का हो जाएगा, ठीक है, कड़वा सा टेस्ट हो जाएगा। थर्ड जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि द एडवांटेज ऑफ एडिंग टर्सरिक एसिड टू न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी ऑफ NaHCO3। अब देखो NaHCO3 आपने पढ़ा था कि माइल्ड क्या होता है, बेस होता है। माइल्ड बेस को माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करा दे, जैसे कि टर्सरिक एसिड है, तो क्या हो जाएगा कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमने लिख रखा है कि बेकिंग सोडा इज a single compound NaHCO3 but baking powder is a mixture of baking soda and edible acid such as टर्सरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। तो हमने क्या बोला कि बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग सोडा बस एक कंपाउंड है, कौन सा, NaHCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर है किस चीज का, एक माइल्ड एसिड का भी, जो कि कौन सा हो सकता है, तो टर्सरिक एसिड हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, ये सब खाने वाले एसिड हैं, इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास कि इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्यूशर, तो आग को बुझाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि NaHCO3 के साथ अगर H2SO4 मिला दें तो क्या हो जाएगा कि अलग अलग कंटेनर में, तो अगर आप फ्यूज कराओगे, इसको मिलाओगे, तो CO2 गैस बनेगा, और CO2 गैस क्या करेगा, भारी होने के कारण क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अपना उसका लेयर जो है, आग का कनेक्शन ऑक्सीजन के साथ कौन कट कर देता है, CO2। तो यहाँ पे CO2 जो है बड़ा काम करेगा कि आग को बुझाने में। उसके बाद है कि व्हेन दे मिक्स दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस। ओके, ये सब बातें हमने कर लिया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो अगला कंपाउंड हमारे लिए है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं CaOCl2, जिसको बोला जाता है कि क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है इस चीज को, थोड़ा ध्यान रख लेना ये सब नाम को, ठीक है। क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है किसको, CaOCl2 को। अब देखते हैं कि प्रिपेयर कैसे करेंगे, इस ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस साथ में हमने ले लिया है क्लोरीन गैस, ये हम लोग को क्या देगा, ब्लीचिंग पाउडर दे देगा CaOCl2, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम बोलेंगे कि व्हाइट पाउडर होता है और स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोराइड होता है। क्लोराइड की एक स्मेल होती है अपनी, उसी के जैसा ये क्या होगा कि उसी के जैसा इसका स्मेल आएगा और व्हाइट पाउडर होना चाहिए। दूसरा है पॉइंट की सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में भी सॉल्युबल होता है। CaOCl2 प्लस H2SO4 अगर आप मिक्स कर दो तो ये बना देगा CaSO4 साथ में Cl2 प्लस H2O। रिएक्शंस वगैरह ध्यान में रखना होगा आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो हम लिख रहे हैं कि रिलीज ऑफ Cl2 गैस इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। यहाँ पे अगर Cl2 गैस रिलीज हो रही है ना, इसी चीज को बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। इट इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। ओके, क्लोरीन की अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो क्या करेगा, तो वो ऑक्सीडाइज होके मतलब अलग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यूजेज क्या है इसके ब्लीचिंग पाउडर के। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक बहुत वाइड यूज है, अपन कुछ यहाँ पे हमने लिस्ट कर रखा है कि ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच किया जाता है, इन चीजों को कलर किया जाता है या फिर डी कलर किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके कलर को प्रॉपर एक कलर में लाने के लिए। जैसे मान लो आप क्या बोलते हो कि क्लीन करने के लिए, है ना, कलर को क्लीन करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में आपको पता है कि कुछ जर्म्स आ सकते हैं पाइप के थ्रू, तो वहां पे क्या होता है कि इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। पता होगा आपको, आप बारिश के टाइम पे ना आपके
पानी से जो आपके घर पे सप्लाई वाटर आता है उसमें एक स्मेल होती है, वो होती है ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल। अगला है कि यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद है कि यूज टू मेक वुल अनश्रिंकेबल, आपको पता है कि ऊन जो है ना वो सिकुड़ जाते हैं, तो उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। कैन बी यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ओके, अगला हमारे पास जो केमिकल है ना वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो पीओपी देखिए क्या होता है, हम बोलेंगे कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, हाफ मोल ऑफ H2O, ये क्या बनता है, ये बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब समझ में आ रहा है, हेमीस्फीयर समझा है ना, आधा, तो हेमी क्या है, हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और कैसे बनता है ये, तो हम बोलेंगे कि हीटिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम जो है ना वो पेरिस में पाया जाता है, जिप्सम एक पत्थर होता है, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लेते हैं प्रिपरेशन क्या है। हमने ले लिया यहाँ पे CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O जो कि है जिप्सम, और इसको अगर आप हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, और यहाँ पे क्या हो गया 1.5 मोल H2O का बाहर आ गया। रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। CaSO4 जो होता है, मतलब अगर उसके साथ वाटर ना हो तो हम इसको बोलते हैं कि डेड बर्न, देख रहे हो, डेड बर्न प्लास्टर। ये कोई प्लास्टर के लिए यूज नहीं किया जाता है, डेड बर्न हो गया, खत्म, पीओपी की प्रॉपर्टीज में खत्म। अगर इसमें हाफ मोल ऑफ H2O नहीं है तो ये पीओपी का कोई काम नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज कैसा होता है। हम बोलेंगे व्हाइट पाउडर होता है, ओके, वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। अगर आप इसको पानी में मिला दो या पानी उस पर मिला दो, गिरा दो, तो क्या हो जाएगा, ये हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, पहले पाउडर फॉर्म में था। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये पीओपी का काम होता है। उसके बाद है CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर आप इसमें वाटर मिला दो तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिप्सम में, और जिप्सम कैसा था, हार्ड था, तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद है कि इसको स्टोर किया जाता है कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, नहीं तो आपको पता है कि मॉइस्चर लेगा और खुद हार्ड हो जाएगा, तो इसको क्या किया जाता है, प्लास्टिक की बोरी या प्लास्टिक कोटेड चीजों में, या फिर एयर टाइट, जो भी चीजें ऐसी एयर टाइट हो गए उसके अंदर ही स्टोर किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या टॉपिक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना वो होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्या हो गया, उसके अंदर पानी जो है ना वो कुछ ना कुछ मोल में प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉल्ट, सॉल्ट में तो हमेशा हाइड्रेटेड ही मिलेगा हमको। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि द सॉल्ट विच कंटेन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। सही बात है, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब वही हो गया कि एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर मॉइस्चर है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे CuSO4 डॉट 5H2O, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया Na2CO3 डॉट 10H2O, या फिर आप ले सकते हो CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, एंड अगला है FeSO4 डॉट 7H2O। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, अगर आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर दो तो क्या होगा, तो उससे जो वाटर था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो CuSO4 डॉट 5 मोल ऑफ H2O था, अगर आप इसको हीट कर दो, पहले ये ब्लू कलर का था, जब आपने हीट किया तो क्या हो गया, पानी बाहर निकल गया और CuSO4 मिल गया जो कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा। आपने सारे की सारी लेक्चर यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर आपने देख लिया यहाँ पे। अब आपका काम है कि आप डाउनलोड कीजिए, हमारे लिंक दिए हुए होंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत प्रॉपर्ली सॉल्व कर पा रहे हो, तो बहुत चांसेज हैं कि यही क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाए या शायद इससे मिलता जुलता चीज़ें वहाँ पे आए। थैंक यू।